अमेठी की लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा समर्थित भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री महेंद्र शरण सिंह जी, माननीय विधायक श्री सुरेश पासी जी, श्री अशोक कोरे जी, विधान परिषद सदस्य श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राम प्रसाद मिश्रा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत अमेठी श्री राजेश अग्रहरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र जी, पूर्व विधायक श्री तेजभान सिंह जी, नगर पालिका गौरीगंज के अध्यक्ष श्रीमती रश्मि सिंह जी, जिला पंचायत की पूर्व सदस्य श्री मुकेश सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री जंग बहादुर सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दयाशंकर यादव जी और गौरीगंज अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतिहास का सृजन करने वाले अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने 2019 में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और उस निर्णय की धमक न केवल लखनऊ में थी बल्कि दिल्ली में भी सुनाई दे रही थी। बहनों और भाइयों, जब निर्णय सही होता है तो परिणाम भी सही होते हैं। पहली बार अमेठी वासियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय ने साबित किया कि नहीं, अमेठी वासी अब भारत के विकास के सारथी बनेंगे, पिछलग्गू नहीं बनेंगे। और मैं बधाई दूंगा सम्माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी को। उन्होंने 5 वर्ष में जितना दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र का किया, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां उतना दौरा संयुक्त रूप से नहीं कर पाई थी। एक सजग और जागरूक जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री के अपने दायित्वों का निर्वहन करने, मंत्रालय के कार्यक्रमों से पूरे देश का भ्रमण करने के बाद मैं देखता था हर सप्ताह उनका दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र, किसी न किसी विकास खंड में, किसी न किसी गांव में और किसी नई योजना के साथ यहां पर देखने को मिलता था। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है कि कैसे जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और उसी अच्छे परिणाम के लिए एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब चौथे चरण का चुनाव कल है। कल फिर 10 राज्यों में
96 सीटों पर चुनाव है। यानी अब तक तीसरे चरण आते आते जो अब तक देश के अंदर मोदी लहर थी, वो मोदी लहर अब एक सुनामी का रूप लेने जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुंह से एक ही शब्द फूट रहा है, और बहनों और भाइयों वह है कि फिर एक बार अब की बार ये 400 पार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि कांग्रेस समर्थन के लिए, किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, पूरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ पा रही पूरे देश के अंदर, तो क्या ये सरकार बनाएगी क्या? दूसरा है जो कांग्रेस मॉडल देना चाहती है, बहनों और भाइयों, उससे बचना। इसलिए बचना, मैं उसमें बाद में आता हूं, लेकिन जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पश्चिम में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब भी हम जनता जनार्दन के पास गए, हमने कहा भी फिर एक बार मोदी सरकार आप चिल्ला रहे हैं, अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? तो हर एक ओर से एक आवाज आती थी, और वो आवाज क्या आती थी? लोग एक ही बात कहते थे कि जो राम को लाए हैं, और ये तो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र के लिए तो एक नया बिहान है, एक नया सवेरा है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हुए हैं, और इसकी बधाई आप सबको, विशेष रूप से बधाई। और इस पूरी लड़ाई को अगर आप देश के अंदर देखेंगे ना, मोदी जी के तीसरी बार आने का, प्रधानमंत्री बनने का दो ही विरोध कर रहे हैं। दो लोग कौन है? एक रामद्रोही है और एक पाकिस्तान है। यही दो विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कांग्रेस के समय जब आतंकी विस्फोट होते थे तो कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कांग्रेस के नेता कहते थे वो सीमा पार से। आज तो नहीं है ना सीमा पार का आतंक। आज तो जोर से बम विस्फोट हो, कहीं पे पटाखा फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। ये छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, तुलसी बाबा ने तो पहले लिख दिया है, हो है वही जो राम रसी राखा। और प्रभु राम की इच्छा क्या है कि मेरा भक्त फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। तो भगवान राम के परम भक्त मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस इतिहास की भूमि में फिर से इतिहास रचना है ना। एक दूसरा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित थी, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना, हर तहसील में फायर स्टेशन, IIT, IIM, एम्स, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात
जो ये पाकिस्तान का राग अलाप रहे ना, इन कांग्रेसियों से पूछिए कि जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो पाकिस्तान में जाए, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर उतने गरीबों को गरीबी रेखा से उभारा है जितना पाकिस्तान की आबादी, उससे ज्यादा लोग, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे भारत के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर 23 से 24 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। यह है नया भारत। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा और देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ परिवारों को, 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय और 4 करोड़ घरों को, 4 करोड़ गरीबों को घर। 1,14,000 तो अकेले अमेठी में बन गए। क्या कर रहे थे कांग्रेसी खानदान? क्या कर रहे थे लोग? यहां के गरीबों को मकान नहीं दे सकते थे, यहां के घरों में पानी नहीं पहुंचा सकते थे, नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय नहीं बना सकते थे। लेकिन नहीं, ये तो दादी ने जो नारा दिया था 1970 में, पोता भी वही रटता जा रहा है। और जब इनसे पूछा गया कि क्या करेंगे, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। कहा कैसे मिटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। सर्वे करा करके और फिर इनके बुद्धिदाता आ गए, जैसा नाम वैसा काम। यानी उसने क्या कहा? कहा एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं ना? आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जितनी जमीन और जितना भी मकान होगा, जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितना जेवरात होगा, इसमें से आधे पर एक कांग्रेस के लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये इनका विरासत टैक्स है। यानी अब इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा भी घुस गई है, जो जजिया कर आप पे लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अपनी संपत्ति का बंदर बांट करने देंगे? क्या कांग्रेसियों को गुंडागर्दी करने की छूट देंगे? क्या? बहनों और भाइयों, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक खतरनाक इशारा और करता है। कितना खतरनाक इनके मंसूबे हैं। इनके मंसूबे तो देखो, क्या कर रहे हैं देश के लिए लोग। इन्होंने जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी इन्होंने करने का प्रयास किया था। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर इन्होंने सेंध लगाने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था। हम लोगों ने कई दिनों तक संसद में विरोध किया। कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने क्या किया था यूपीए सरकार के समय? पहले इन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की और कमेटी ने क्या संस्तुति की? उस कमेटी ने कांग्रेस के नेताओं के कहने पर एक संस्तुति दी कि पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कहा कि तो बाबा साहब की भावना के विपरीत है, संविधान के भावना के विपरीत है, ये नहीं होने देंगे। भारी विरोध हुआ, उसको नहीं ला पाए। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इन्हें लगा कि धार्मिक आधार पर तो ये नहीं दे सकते, तो इन्होंने बैकडोर से क्या किया कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके अनुसूचित जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने का प्रयास किया। इसका भी विरोध किया गया और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया तब इन लोगों के मंसूबे पर पानी फिरा। कांग्रेस फिर से कहती है जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों करेंगे? क्योंकि जातियों को आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ाने के बाद फिर कहेंगे कि भाई आप तो अपना पहले झगड़ा फरियाइए और फिर आपस में झगड़ा लगा करके आपके आरक्षण को ये लोग फिर बांटेंगे। कोई मुसलमान को देगा, कोई किसी और को देगा
और फिर बंदर बांट करके आपसे कहेंगे कि भाई आपने तो झगड़ा था इसलिए हमने आपका दे दिया, और फिर भारत के नए विभाजन की नींव तैयार करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या बहनों और भाइयों, इनके मैनिफेस्टो में एक खतरनाक बात और देखने को मिली। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है अगर इनकी सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। कौन सा ऐसा खान पान है जी जो बहुसंख्यक को ना पसंद हो और अल्पसंख्यक को पसंद हो? बहनों और भाइयों, रोटी सब खाते हैं, चावल सब खाते हैं, खिचड़ी सब खाते हैं, खीर सब खाते हैं, फल भी सब खाते हैं, लेकिन एक जगह के ठहर जाता है। जब मुसलमान को मांस की तरफ जाता है तो हिंदू उसका विरोध करता है, कहता नहीं, ये नहीं स्वीकार होगा। कांग्रेस अब गौ हत्या को भी प्रश्रय देगी। क्या आप इस पाप को स्वीकार करेंगे? क्या अमेठी इस पाप को स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इस पाप को स्वीकार करेगा? क्या कांग्रेस के मंसूबे पूरे होंगे? क्या बहनों और भाइयों, इस पाप में हम भागीदार नहीं बन सकते। अरे पहले तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला विराजमान हुई। अयोध्या में राम मंदिर में कितने रोड़े इन्होंने अटकाए। इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं? भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इनकी जो सहयोगी दल है वो क्या कहती है कि राम मंदिर बेकार बना। इन्होंने पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किए, फिर इन लोगों ने भारत के राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया, और अब कहते हैं राम मंदिर के बनने पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आप सबको गौरव की अनुभूति हुई। आप अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे कि हमने राम मंदिर को बनते देखा है, रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। इतिहास बना रहे हैं आप इतिहास बना रहे हैं। राम मंदिर के लिए आने वाली पीढ़ी को आप बता पाएंगे कि हमने राम मंदिर का निर्माण हमारे इस समय में हुआ है, इस लोक को भी बताएंगे, और बहनों और भाइयों अगली पीढ़ी को भी बता पाएंगे, और अपने पूर्वजों के पास जब परलोक में जाएंगे तो वहां भी अपने पूर्वजों को हम बता पाएंगे कि हां, आपके संकल्पों की पूर्ति, आपके आस के संकल्प की पूर्ति हम लोगों ने किया था, क्योंकि हमने मोदी जी को चुना था। बोलेंगे ना? और बहनों और भाइयों, एक तो ये गौरव की बात, हमारे पुणे हमारे साथ जुड़ा है। अगर कांग्रेस की तरफ धोखे से भी हमने वोट दे दिया और कांग्रेसियों ने गौ हत्या की छूट दी, तो उस पाप से हम फिर वंचित नहीं रह पाएंगे। अगर राम मंदिर का पुण्य हमारे साथ में है तो कांग्रेसियों के द्वारा गौ हत्या का पाप भी हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा, और इस पाप में कभी शरीक मत होना। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया कि पूरे देश के अंदर की जो आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना है। आप जुड़ेंगे? अमेठी जुड़ेगा? अमेठी ने जुड़ के दिखा दिया गत वर्ष 2019 में जोड़ करके देख लिया, और बहनों और भाइयों उसका परिणाम भी आपको मिला। इतना सक्रिय सांसद, यहां के विकास के लिए इतना आग्रही सांसद, अमेठी में हर योजना आनी चाहिए, इसके लिए लगातार जागरूक सांसद किसी संसदीय क्षेत्र को मिल जाए तो उसका सौभाग्य होगा। और बहनों और भाइयों, इस बार तो गौरीगंज के हमारे सभी प्रतिनिधि आपके साथ में हैं, बीजेपी के साथ में हैं। सबने कहा, आपने देखा ना, मैं तो अमेठी और रायबरेली की जनता का इसलिए अभिनंदन करूंगा कि आपने जिन्हें भी अपना प्रतिनिधि चुना,
अगर राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने किया तो उन्होंने कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने किया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से विद्रोह किया। कहा कि वे देखो सब कुछ स्वीकार करेंगे लेकिन राम का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, गौरीगंज से आपने राकेश प्रताप सिंह को विधायक बनाया। जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि अयोध्या में यह प्रस्ताव समाजवादी पार्टी का ही था, उन्होंने कहा था कि इसमें लोग देश दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहा है और अगर सभी विधायक एक साथ जाएं तो भाई मैंने कहा भी हम तो सुविधा दे सकते हैं। मैं स्वयं अयोध्या गया था, अयोध्या में सारी व्यवस्था कराया था और व्यवस्था कराने के बाद जब मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी ने तो विरोध कर दिया, कहा कि नहीं हम अयोध्या नहीं जाएंगे, तो उसके बाद बहनों और भाइयों ये राम मंदिर का आज भी विरोध करते हैं। इनको राम मंदिर से परहेज है। भारत के अंदर राम और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक है, अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। और राम मंदिर का विरोध ये लोग करते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान के साथ इनकी भावनाएं जुड़ रही हैं और ऐसे लोगों को हमें कतई स्वीकार नहीं करना है। इन सब के मंसूबे आपको देख लिए ना, और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा मैं इन सभी विधायकों को जिन्होंने समाजवादी पार्टी से कहा कि भाई देखो राजनीति बहुत हो जाएगी लेकिन हम लोग भगवान राम का विरोध स्वीकार नहीं कर सकते, भगवान राम का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। राकेश प्रताप सिंह ने भी विरोध किया, रायबरेली में पांडे जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये सब कुछ हो सकता है लेकिन अगर भगवान राम का विरोध करोगे तो फिर हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। और बहनों और भाइयों, आज तो पूरी अमेठी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मान्य स्मृति जी के समर्थन में खड़ा हुआ है। और इसलिए मैं आप सबके लिए आपसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, पंचम चरण में आपको मतदान करना है। एक चरण, चौथा चरण कल है और पांचवां चरण 20 मई को है। और 20 मई के लिए मैं आपसे अपील करूंगा, देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, विरासत और विकास की बेहतर समन्वय के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मोदी जी की संकल्पना के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। और इसलिए बहनों और भाइयों, उस तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी आपके द्वारा एक एक वोट जो दिया जाएगा ना कमल के फूल पर अमेठी में जो पड़ेगा वो सीधे मोदी जी के पास जाएगा, मोदी जी को संबल प्रदान करेगा, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में सहायक होगा। और इसके लिए आपको अपना समर्थन देना, अपना आशीर्वाद देना है। सहमत हैं? सभी सहमत हैं? पूरी अमेठी सहमत है? भारी बहुमत से एक एक घर जाएंगे, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, स्मृति जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाकर के अलग जगाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, कांग्रेस के चटकारों की जमानत जब्त कराएंगे, आतंकवाद और पाकिस्तान समर्थकों की जमानत जब्त कराएंगे, अमेठी की जनता को विकास से वंचित रखने वालों की जमानत जब्त करवाएंगे। इसके लिए आपको सबको खड़ा होना पड़ेगा, वोट की रखवाली भी करनी होगी, कमल चुनाव चिन्ह को घर घर खिलाना होगा। सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।